आप इंडिकेटर दोगे तो आप, मैं जानता हूँ इस रूम में, इस इलाके में सबको राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना है। बहुत हो गया मोदी मोदी मोदी। वो लोग चाहते हैं कोई दीदी बीदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं, बनेगा तो राहुल जी बनेंगे। और राहुल जी को जिताने का 2029 का शुरुआत केरला में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु का सीएम स्टालिन साहब भी बोल दिया कि राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन दीदी नहीं बोलता है, दीदी नहीं बोलेगा। ये बात याद रखिएगा, दीदी मोदी के साथ सेट इसलिए है कि अगर जीत जाएगा तो मोदी को जिताने का पूरा कोशिश करेगा 29 में। वो पावर मिनिस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आता है, जिसका इलेक्ट्रिक से ताल्लुकात रहता है। हम लोग जब विरोधी दल थे तृणमूल, तब तृणमूल का आप देखिएगा सीएससी के बाहर कितने बार ममता बनर्जी जाती थी, कितनी बार आप लोग ही ट्रैक करते होंगे। पावर में आ गई है, सीएससी का बिल्स आप लोग सब इधर सीएससी में ही होंगे, कितना बिल्स आ रहे हैं आपका, देखिए कुछ हो रहा है। वो इलेक्शन बॉन्ड का कितना पैसा तृणमूल पार्टी ने गोयनका जी से लिया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये जो आपका पालीगंज है ना, कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन आप बोलिए हो रहा है इधर पे। इलीगल कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, सीसी नहीं मिलता है, केएफसी का सीसी नहीं मिलता है। आज एक वो जो प्रोमोटर बना के पैसा लेके कैश मनी देके लेके निकल जाता है, कुछ साल बाद वो जब कोर्ट पे जाएगा, कोर्ट बोलेगा कि उसको तोड़ दो। जो आदमी अपना लाइफ सेविंग्स वो घर के लिए दिया होगा वो रास्ते पे आ जाएगा। बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से रोहन मित्रा को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर देखी गई है। इस हलके में कांग्रेस लीडरान ने उन्हें वेलकम कहा। ख़ास तौर से 64 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जानिब से आसिफ कलीम मंटू ने एक कर्मी सभा बुलाकर उनका इस्तकबाल किया और इस कर्मी सभा में उन्होंने रोहन मित्रा को दावत दी कि हमारा प्लानिंग, हमारा स्ट्रेटजी और हमारा काम करने का मुताबिक क्या होना चाहिए, इससे हमें कामयाब पूरे मगरबी बंगाल में इलेक्शन 2026 की तैयारी समाप्त पर है। ये इलेक्शन असेंबली इलेक्शन है। इस इलेक्शन में ये फैसला होगा कि कौन सीएम बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। चूँकि बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में टक्कर है, बहुत बड़ा टक्कर है और इस हल्के से रोहन मित्रा को उतारने के बाद ये देखा गया है कि एक तरफ कांग्रेस के कुछ पुराने लीडर जो है वो खफा हैं, वो चाहते हैं कि रोहन मित्रा को टिकट ना दे तो किसी और को देना चाहिए। ख़ास तौर पे हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए। बहरहाल ये आपसी मामला है, लेकिन हाईकमान ने जो फैसला किया है उस फैसले का सर खत तस्लीम करते हुए सभी लीडरान ने एक होकर कहा कि रोहन मित्रा को जिताने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो रोहन मित्रा ने अपने वालिद सोमेन मित्रा को खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस लीडरान और आसिफ मंटू भाई ने भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी। दानियाल ने रोहन मित्रा का इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों का माला पहनाया और खुशी की ये बात रही कि इस नौजवान यूथ लीडर ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जद्दोजहद में वो आखिर तक रहे। इसके अलावा दो खातून भी सामने आई जो कांग्रेस महिला सेल की लीडरान है। उन लोगों ने रोहन मित्रा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर और गुड्डू भाई भी आए, उनका इस्तकबाल किया गया। तपंदा भी थे इस मौके पर। इस पूरे प्रोग्राम में एक ब्रीफिंग की बात जब आई तो कई सवालात जर्नलिस्टों ने रखा। सवालात के जो जवाबात थे वो बड़े ही खुलकर रोहन मित्रा ने दिया और कहा कि हम एक आपस में मिलजुल कर काम करके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह जीतना है वो स्ट्रेटजी दिख। 64 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट आसिफ कलीम मंटू ने रोहन मित्रा को दावत दी कि वो अपनी बातें रखें। रोहन मित्रा ने पूरा ब्रीफिंग देते हुए अपनी बातें रखी। इसके बाद सवाल जवाब का सेशन हुआ जिसमें कई सवालात का बेबाक उन्होंने जवाबात दिए।
अब आने वाले वक्त में देखा जाए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। चूँकि आप अगर मुकाबला में नहीं हैं तो फिर हार जीत का फ़ैसला भी आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि रोहन मित्रा कामयाब हो, कांग्रेस को यहाँ से सीट हासिल हो, जो बरसों से एक तलाश है कि कोलकाता से कांग्रेस सीट हासिल कर ले। काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी को कोलकाता से कोई सीट नहीं मिली है। अब देखना ये है कि रोहन मित्रा यहाँ पे खाता खोलकर कांग्रेस को क्या कामयाबी देना चाहते हैं, किस तरह कामयाब करना चाहते हैं, किस तरह कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं। पूरे मगरबी बंगाल में कांग्रेस इस वक्त हाशिए पर है, लेकिन उम्मीद है कि कई सीटों पर टक्कर की लड़ाई होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर कामयाबी भी हासिल कर ले। ये वक्त तय करेगा। आइए हम सुनते हैं कि हमारे सवालात के जवाब रोहन मित्रा ने किस तरह दिए और उनका क्या कहना था। कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि वो माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे। अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी के लिए वो क्या काम करेंगे। उन्होंने कई मुद्दों पर बातें की, ख़ास तौर से बिजली की बढ़ोतरी पर बातें की, करप्शन पर बातें की, प्रोमोटिंग पर बातें की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, मेरा पॉलिटिकल जर्नी, इधर पे मुंटू भाई है, हमारे प्रिय तपंदा है जिनका हाथ में। उन्होंने टीएमसी की नाकामी, जॉब रिलेटेड बातें और वक्त में जो हेरा फेरी हुई है उस पर भी सवाल उठाए। रोहन मित्रा ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि एक नौजवान आपके साथ आपका हाथ मजबूत करे तो आप उससे कामयाब। रोहन दा, आप अपने जीत के लिए क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग किए हैं, कुछ बताएंगे? मेरे जीत की स्ट्रैटेजी आप है, मेरे वर्कर्स हैं, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, वार्ड प्रेसिडेंट्स हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, इनके पास तो ना सिंडिकेट है, ना कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ना कुछ और है। तो ये लोग फिर भी झंडा लेके पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग को भी गांधी फैमिली और कांग्रेस का आइडियोलॉजी पे भरोसा है। आज बहुत इजी है कि कांग्रेस छोड़ के कोई और जगह चले जाने का, क्योंकि एक होता है ना उमर जैसे संतोष भैया, संतोष पाठक का आप लोग सब स्टेटमेंट देखे हो, वो कांग्रेस को कुछ गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको जीतने के लिए शायद बीजेपी जाना पड़ रहा है। जीतने के लिए आप पूरा सोच बदल दोगे। जब 2020 साल में, मैं आपको बताता हूँ, शुभेंदु अधिकारी को जब वो छोड़ने वाले थे टीएमसी, हम लोग बात किए थे, राहुल जी ने उनको फोन किया था, राहुल जी उनको बोला था तो अपना घर आ जाओ। तापस राय जब छोड़ रहे थे ना, उनको बोला घर आ जाओ। लेकिन ये लोग को अभी जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। पूरा जिंदगी भर हम अगर पूरा जिंदगी भर मटन चिकन खाएंगे तो अजीब कल से बोल देंगे कि हम मटन चिकन छुए ही नहीं है। ये सब कहानी नहीं होने वाला है। तो हम लोग का स्ट्रैटेजी यही है कि भाई जो सच है सच बोलो। आज ना कांग्रेस के पास कोई पैकेज है, कांग्रेस के वोट देने का मतलब कि भैया कोई चोर को तो आप वोट नहीं दे रहे हो, क्योंकि कांग्रेस में तो कोई चोर है ही नहीं। क्योंकि अगर चोरी करना था तो आप कांग्रेस नहीं करते। तो आपको कुछ अपने जिंदगी में 15 साल तो आपने दे दिया तृणमूल को, सरकार आया है फुल मेजोरिटी से। अभी भी ये मैं लक्ष्मी भंडार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमको बेकार बात है, हमको गलत लग रहा है कि एक पार्टी 15 साल के बाद पावर रहने के बाद इलेक्शन के पहले अपना क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हम मैं 1500 रुपया करके बच्चे लोग को मैंने 21 से शायद 40 को दे दूँ और 80 लाख से रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया ना। तो नौकरी नहीं दिया, भाता देंगे 1500 रुपया। आज के 1500 रुपया में भैया आप बताइए ना, 1500 रुपया में एक इंसान का क्या होगा महीने में? उनका अगर जो आज 25 है वो 30 हो जाएंगे 5 साल में, उनको तो शादी होगा, उनका घर बच्चा शायद हो जाए। तो वो 1500 रुपया में अगर उनका दिमाग में चला जाएगा तो कैसे? इलीगल कंस्ट्रक्शन के बाद कितने फायर इंसिडेंट्स आपके इस इलाके में हो रहा है, फायर इंसिडेंट के बाद फायर इंसिडेंट। इधर पे जब आपके दमकल मंत्री कभी आते ही नहीं है। आप बोलिए ये जो आपकी कराया थाना है, बेनियापुर थाना है, हाँ ये सब थाना, बालीगंज थाना है, आप देखिए तो क्राइम इधर पे कितना हाई हो रहा है। बालीगंज तो गर्व है, बालीगंज जैसा सेक्युलर जगह और कोई नहीं है, लेकिन आज इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं बालीगंज में, रात को इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये तो मंदा जी का भवानीपुर के बगल में ही है। तो भवानीपुर में अगर आपका क्राइम ठीक रहेगा तो बालीगंज में क्यों नहीं रहेगा? बालीगंज में क्राइम क्यों बढ़ेगा? ये तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और बालीगंज में एजुकेटेड लोग कितने हैं?
उनका नौकरी का क्या होगा? ये बच्चा आज क्लास 5 में है, ये क्लास 7 साल में नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम 2 साल के बाद उनका क्लास 12 हो जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, उसके लिए क्या सोच है? आज बंगाल का डेट 8 लाख करोड़ हो गया है। वो जब बड़ा होगा 18 होगा, कितना हो जाएगा? 50 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये लड़का तो इतना डेट लेके इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका क्या हाल होगा? देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं उनको डीए नहीं मिल रहा है, रिक्रूटमेंट स्कैम, पैसा देके नौकरी दिया, फिर कोर्ट में जाके वो नौकरी चला गया। जिन लोग दिया उनका भी खराब, जिन लोग नहीं दिया उनका भी जिंदगी खराब। 10 साल चला गया ऐसे। तो यही तो हमारे मुद्दे हैं। ये रिलीजन का मुद्दा तो मुद्दा नहीं है, रिलीजन का मुद्दा बीजेपी को ग्लोरीफाई करने के लिए, बीजेपी को सामने के रखने के लिए ये मुद्दा बनाया गया है। सर, अगर आप जीत कर आते हैं तो बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी के माइनॉरिटीज़ के लिए पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके इधर पे इतने सारे वक़फ़ प्रॉपर्टीज हैं, बालीगंज के आसपास में इतने सारे वक़फ़ प्रॉपर्टीज हैं, आपके इधर पे इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। क्या हालत में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? आप लोग जाइए देखिए ना, बेड्स ही नहीं है, और बेड्स पाने के लिए पूरा एक सिंडिकेट बन गया है। ये सब तो बंद होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई जाएगा अपना पेशेंट को लेके, सबसे पहले तो उनको ट्रीटमेंट दो। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कितने कम हो गए हैं, आप देखिए ना, आर्टिकल में क्या हुआ था ना। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत कितना खराब है। आपके जो वक़फ़ प्रॉपर्टीज है, माइनॉरिटीज के जो वक़फ़ प्रॉपर्टीज है, इनके नाम पे क्या हो रहा है? आप लोग बताइए क्या हो रहा है? आवाम को पता है ये प्रॉपर्टीज क्या? आप लोग, मेरा वाइफ ने मेरे को वक़फ़ की प्रॉपर्टी बताया, ये तो सोसाइटी के गुड के लिए जो दान किया है उसका है, लेकिन उसको अपना कमर्शियलाइज करके अपना प्रॉफिट के लिए कौन यूज कर रहा है? आप सबको पता है। ये सिंडिकेट किधर से आ रहा है? ये टीएमसी वाला सिंडिकेट है। कुछ लीडर जो आपके अवाम के फेस बन जाते हैं ना, वो आपको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पास एब्सोल्यूट पावर आ गया है, क्योंकि उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। आपके खुद आप लोग सोच लीजिए, जो फेसेस सामने आए, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब आप देखिए। अरे हम ईस्ट बंगाल, मेरा पिताजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड सुन लीजिए, वो ईस्ट बंगाल का भी मेंबर है, मोहनबागान का ही, और मोहम्मदन स्पोर्टिंग का भी है। सुल्तान साहब उनके लिए अलग से में, और वो सबसे, अगर वो ईस्ट बंगाल है और वो जाते थे तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग का मैसेज जाते थे। आज मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का क्या हालत है? ईस्ट बंगाल का भी बहुत खराब हालत हो गया, बट क्या बोलेंगे, वो तो दूसरा ही बात हो गया। बट मैं बोलता हूँ कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग एक आइडेंटिटी है। आज उस क्लब का क्या हालत हो गया है? आप लोगों का बेसिक नीड्स, क्राइम, देखिए, जब तक क्राइम और बेसिक गवर्नमेंट नीड्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो ठीक नहीं होगा, जिंदगी अच्छा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट स्कूल है, मेरे को नोटिस आया था, ठीक है, एजुकेशन में नोटिस आया, सेंटर हुआ था बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल। उधर पे गया, देखिए इधर पे एक लाइट मिसिंग है ना, इधर पे एक वाला है, और उधर पे वो बड़ा क्लासरूम है, और उधर पे ट्यूब लाइट्स है। उधर पे हम लोग का हियरिंग का नोटिस चल रहा था, सब लाइन पे हम लोग खड़े हुए हैं, फैन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्यूब लाइट नहीं है। हाँ, तो आप सोचिए, जब हम लोग का ECI का हियरिंग हो रहा है तब ये हालत है, दिन में जब बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल में, क्या हालत है? ये बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल बड़ा स्कूल है, तो बाकी स्कूल में देख लीजिए क्या हो रहा है। हमारे साथ एक टाइम पे अब्दुल सत्तार साहब जी, अभी वो CM के एडवाइजर बन गए हैं माइनॉरिटी एंड मद्रासास के लिए, तो उन्होंने ही मेरे को बोला था, इसलिए तो ममता जी ने हमारे कांग्रेस पार्टी से उनको लेके उधर पे बैठा दिएगा अभी, लेकिन उनको गैरेज भी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के सभी मजहब को लेकर चल, बीजेपी या हिंदुस्तान पूरे मुल्क भर में हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चला रही। आप सामने के इलेक्शन में अपने वोटर्स को क्या कहेंगे, या मध्य बंगाल के वोटर्स को क्या कहेंगे, किस तराजू में क्या करेंगे? मैं तो वही बोल रहा हूँ, बंगाल में आज मुसलमान भी आक्रांत है और हिंदू भी आक्रांत है। अगर आपको चेंज करना है ना, सबको साथ लेके, देखिए, आपके ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर हमला हुआ, उसमें आप जात धर्म जब देखोगे ना, बीजेपी देखेगा कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो मेरे को बचाएंगे, लेकिन आपको नहीं बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती। जो भी वीकेस्ट, जो राहुल गांधी का एक लाइन याद रखिएगा, ही स्टैंड्स फॉर द लास्ट पर्सन इन द लाइन। जो सामने है वो तो VIP है, जो पीछे है वो नीडी है। तो राहुल गांधी का बात है, ही स्टैंड्स विद द लास्ट पर्सन इन द लाइन। रोहन मैत्रा follows Rahul Gandhi. I stand in the last person in the line.
जब हम लोग का रैली होते हैं, तबंदा है या कुछ चर्चा है, हम लोग पीछे ही खड़े खुश रहते हैं कि उस जमीन को बड़ा इंडस्ट्री लेके आइए। मैं खुद स्टील इंडस्ट्री में काम करता था, आर्सेलरमित्तल का कंपनी में। मैं आपको बताता हूँ यूरोप में क्या होता है ना, एक बड़ा स्टील कंपनी अगर बना देते हैं ना, आसपास का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। वो छोटा छोटा नहीं, एक बड़ा स्टील कंपनी का क्या होता है, उधर पे डेवलपमेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक स्टील कंपनी में मिनिमम 25-30,000 पीपल मीन्स 60,000 का, अगर दो पकड़ लोगे 60,000 पीपल को रहना पड़ेगा आसपास। तो इंडस्ट्री आने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट इधर पे 2 दिन के लिए आएंगे, बंगाल समिट में आके बोलेंगे हाँ ममता जी के लिए हम लोग है, हम लोग इतना कुछ करेंगे, पर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। ममता जी गए थे ना स्पेन, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त लोग जो स्पेन में थे वो लोग क्या सोचे थे, स्पेन में वो लोग सोचे थे कि ममता जी आ रहे हैं स्पेन में पैसा डालने, इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि स्पेन का 2008 के बाद लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस के बाद वेस्टर्न यूरोप में फंडिंग नहीं है, बहुत क्राइसिस में है। वो लोग सोचे ममता जी आए हैं फंडिंग करने, ममता जी उधर से आके बोल दिया कि उधर से हम लोग के पास पैसा आने वाला है, कुछ आया है कुछ नहीं आया। तो पॉइंट है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक करो, एजुकेशन बजट को इम्प्रूव करो। आपका पूरा बजट अगर भाता में जाएंगे तो नेक्स्ट सेशन कुछ नहीं होगा, आपको अर्निंग्स करना है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चीज आप सुन लीजिए, जब कांग्रेस का सेंट्रल गवर्नमेंट था तब हम लोग का बंगाल को जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था कभी भी रोका नहीं गया, कभी भी नहीं, जब सीपीएम भी था जब टीएमसी भी था। लेकिन ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है, जो हमको विक्टिम कार्ड खेलना है, मेरे ऊपर हमला हो रहा है, ये दिखाने के लिए बंगाल को अपना पैसा भी नहीं मिल रहा है। जितना चोरी में नहीं जाएगा वो काउंसिलर्स को पैसा नहीं देते। ये तो पूरा एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं लोग। ये सब बंद होना चाहिए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बंद होगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस, लोगों का जिंदगी उतर जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करिए। आज इतना कोलकाता इतना पावर सरप्लस सिटी है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी इतना क्यों होगा? आज एवरीवेयर आप देखोगे क्राइम, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स क्या खराब चल रहा है। तो ये सब को ठीक नहीं करोगे तो जिंदगी एक साथ चलता है, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, ये जिंदगी का सब एक साथ मुहावरा है। एक चीज खराब हो जाएगा तो बाकी खराब हो जाता। तो हमको पता ही था 2016 में कांग्रेस का जब सिंबल में सोमेन मित्रा जी खड़े हुए थे, 45 वार्ड में कांग्रेस को लीड नहीं मिला। तो इतने सारे उनके साथी हैं, एक तो साथी एक बार बीजेपी में गया था फिर वापस भी आ गए हैं, तो आप लोगों को सब पता है, मेरे को नाम नहीं लेना है, किसी को छोटा नहीं करना है। वो चले गए तो उनसे हमको कोई मतलब नहीं रहा। देखिए सर वो गद्दारी की है, तो गद्दार को हम गद्दारी बोल सकते हैं, बट और क्या बोलेंगे कि इंसान को हम, एक इंसान गाली देने से क्या मतलब रहेगा? मेरा एक गाली देने से उसका कुछ नहीं जाएगा, आप लोग का कान खराब होगा। सर एक आखिरी सवाल सर, वो सवाल ये है कि 2026 में कांग्रेस बंगाल में कितने सीट लेके आएगी और आप अपने कंस्टिट्यूएंसी से कितना आशावादी हैं? तो आप लोग अगर मेरे को ये सवाल 2021 में करते तो हम तो बोलते कि यार 90 सीट में लड़ रहे हैं तो 50% जीतेंगे, जो यूजुअली होता है। भाई अभी बीजेपी के ज़माने में तो 85-90% भी हो रहा है, बिहार में देख लिए, महाराष्ट्र में। तो हम लोग तो झूठ का लिए 60%, हम लोग 2016 में भी 50% सीट जीते थे। इस बार हम लोग अभी तक 284 दे दिए हैं, ठीक है, आज रात को या कल तक 294 हो जाएंगे। 50%, चलो 40% भी हम लोग कर लेंगे, कितना होगा भाई साहब आप कर लो। मेरा मैथ्स अच्छा है लेकिन हम आपके छोड़ देते हैं ना, आवाम पर छोड़ देते हैं, आवाम पे छोड़ देते हैं। और बालीगंज में मैं यही बोल देता हूँ, कृष्णा देवनाथ जी 57,000 वोट लाए थे 2016 में। वोटर ज्यादा थे, 250,000 तक थे, अभी शायद 190,000 हो गए हैं। हम लोग जब फाइनल वोटर लिस्ट हम लोग को देंगे, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर लोगों को अपना जिंदगी के बारे में, देखिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बहुत बुजुर्ग है शुभमनदीप चट्टोपाध्याय, लॉजिक बोलता है, एक इंसान का लॉजिक बोलते हैं। 84 के बाद वो इलेक्शन जीत लेंगे, मीन नेक्स्ट इलेक्शन वो 5 साल जिंदा रहे तो 89 हो जाएंगे, तो वो तो नेक्स्ट टाइम कैंडिडेट नहीं होने वाले हैं। तो वो जब एक इंसान जान जाता है कि भैया मैं जीत गया हूँ, मेरे को नेक्स्ट टाइम कैंडिडेट नहीं बनना चाहता, तो ऐसे घर पे रह जाएंगे। तो मेरे को तो वो मौका नहीं मिलेगा। अगर मेरे को जिताओगे तो मेरे को तो सवाल आप लोग को करे, आप करोगे तो मेरे को भागने का कोई जगह नहीं रहेगा। तो यही मेरा बात है, मेरे को
मौका चाहिए, क्योंकि सीपीएम को मौका मिला है, टीएमसी को मौका नहीं मिला, मौका मिला है। अब कांग्रेस को मौका दीजिए, क्योंकि आपको दिल में पता है कि राहुल गांधी से बेटर इंसान आज इंडिया में कोई नहीं है। वो इंसान को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो अगर बंगाल की आवाम एक इंडिकेटर देगा ना, ये इंडिकेटर पूरा भारत में जाएंगे। क्योंकि अगर लोग लगेगा कि बंगाल में जहाँ पे कांग्रेस इतना वीक है, उधर का आवाम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है ना, एकदम हाहाकार हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, गुजरात से लेके जो इलेक्शन आएंगे सब लोग को पता है। एक इंडिकेटर आप लोग दीजिए, आपकी आवाम को मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिकेटर दीजिए, देख लीजिएगा। कांग्रेस को, राहुल गांधी को जिताना है तो कांग्रेस को माहौल बनाइए, पूरा देश को मैसेज दीजिए, 2029 राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो जो जैसे थे वही मेरा पिताजी को हाथ पकड़ के पॉलिटिक्स का वजूद दिया है आज जो। और लास्ट बात जो है ना, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी, और 2018 में उस टाइम में जब राहुल जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था ना, अचानक से मुहर्रम का दिन था, मेरा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन के लिए मैं मुहर्रम राजा बाजार का एक मुहर्रम का पानी में थे, पानी दे रहे थे। अचानक से दोपहर को फोन आया 12:30 बजे कि सोमेन मित्रा को पीसीसी प्रेसिडेंट कर दिया गया। और हम लोग सब हैरान हो गए, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कि क्योंकि वो उनको प्रेसिडेंट होने का कोई वो, और उनका उम्र हो रहा था, तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। वो बोला था कि वो सोचा था कि प्रदीप दा होंगे या मन्नान साहब होंगे, कोई भी हो उस टाइम पे। 2018 का बात कर रहा हूँ, सितंबर 21। तो वो जब अचानक से उनको भी खबर पड़ा कि राहुल गांधी ने उनको प्रेसिडेंट किया ना, और देखिए उनका 1.5 साल ही था वो, 2018 का 21 सितंबर से 30 जुलाई। और उन्होंने 2019 में जब राहुल गांधी रिजाइन कर दिए थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन सोनिया जी ने उनको बोला था कि आप चलाओ, तो उसने बोला था देखो मेरा तो एक उम्र हो गया, राहुल भी अभी छोड़ दे रहा है, तो आप किसी और को दे दो। तो सोनिया जी बोले थे देखो हम भी वापस आ रहे हैं, आप रह जाओ। और वो चले गए पीसीसी प्रेसिडेंट होकर, ठीक है। तो उनका तो जिंदगी का सबसे बड़ा, वो जब पहले बार प्रेसिडेंट बने थे, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जब दूसरा बार प्रेसिडेंट बनाया तो राहुल गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको प्रेसिडेंट बनाया। आज जैसे खड़गे जी ने शुभंकर दा को बनाया, सोनिया जी ने अधीर दा को बनाया, राहुल गांधी जी उनको जिंदगी का लास्ट जो उनका जो पावना था, जो मैंने प्रेसिडेंट बन गया, उससे बड़ा कुछ उनके लिए जिंदगी कोई जगह नहीं। तो हम आसिफ कलीम मंटू ने रोहन मित्रा के सपोर्ट में क्या कहा? हम सब मिलकर जितना कोशिश करें रोहन भाई को जिताने के लिए, रोहन भाई को हवलदार भाई का हाथ मजबूत करने के लिए। कांग्रेस की उम्मीदवार है, हम सब कांग्रेस के चाहने वाले हैं। हम लिहाजा सबसे अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, अपने घर में फैमिली है, सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अब 29 तारीख को वोट देना है तो कांग्रेस के सिंबल में, हाथ का सिंबल में, रोहन भाई के सिंबल वोट देकर उन्हें कामयाब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।